नर्मदा, मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम महेश्वर इकाई में आदरणीय श्री भगवान प्रसाद शर्मा जी और श्रीमती कलावती शर्मा मैडम से मिलने जा रहे हैं। आप दोनों ने समाज के लिए अपना काफी समय प्रदान किया है। समाज में बड़े पदों पर रहकर समाज को अपनी सेवाएं प्रदान की है। आदरणीय श्री शर्मा जी समाज के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक और महिष्मती हितवर्धनी संस्था में भी संरक्षक के पद पर है और समाज में निरंतर अपनी सेवाएं आज भी देते आ रहे हैं। आदरणीय श्रीमती कलावती शर्मा मैडम महेश्वर नार्मदी ब्राह्मण समाज इकाई की 10 साल अध्यक्ष रह चुकी हैं। वर्तमान में संरक्षक है और साथ ही अखिल भारतीय महिला महासभा में कार्यकारिणी के पद पर भी सुशोभित हैं। तो आज हम इनके विचार जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से समाज कैसा हो और आगे क्या प्रयास किया जाए जिससे समाज उन्नतशील हो। तो आइए जानते हैं हम इनके विचार। स्वागत है आपका नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल पे। मैं कलावती शर्मा महेश्वर से आप सभी का इस नर्मदा प्रखर समिति में संपादक महोदय श्री शैलेम पारे जी का भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही नारमदी समाज का भी वो भी वंदन है। इस अनोखी पहल के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। महेश्वर महिला मंडल इकाई की ओर से भी धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं। आदरणीय मैडम, मैं आपसे पहला प्रश्न अपना ये जानना चाहूंगा कि आपने महेश्वर नार्मदी ब्राह्मण समाज की महिला इकाई की अध्यक्षता करीब 10 साल करी और साथ में आप पिछले 2 बार के चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी आपने महासभा के लिए करा। अध्यक्ष के लिए चुनाव में वोटर रही एक तरीके से आप। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, श्री सुभाष महोदय जी, श्रीमती सुनीता सकरगाय जी, श्री विश्वदीप मोहिते जी, और आने वाले जैसे चुनावों की सरगर्मी बढ़ गई है, तो आपके क्या विचार हैं कि महासभा अध्यक्ष समाज के लिए कैसा चुना जाए और अभी तक किस तरह सफलता मिली है नार्मदी ब्राह्मण समाज को, इस पर आपके 2 शब्द। नार्मदी समाज के अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में हैं, वो पिछले 2 बार वोटिंग में जीते गए हैं। वोटिंग के द्वारा ही उनका चुनाव हुआ और उसमें वो जीते गए और उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही व्यक्ति समाज के लिए चाहिए जो प्रत्येक इकाई से संपर्क करके और उनकी समस्याओं को सुने, समझे और सभी को सहयोग करे। और ऐसा ही आदरणीय महोदय जी ने भी। जी, मैं जानना चाहूंगा कि सुनीता सकरगाय मैडम के द्वारा जो कार्य किया गया महिलाओं के लिए या महिलाओं को जो उन्होंने एकजुट करने के लिए जो प्रयास किए, वो कैसे रहे? वो बहुत अच्छे रहे। उन्होंने खंडवा में भी जो सम्मेलन किया था, हम यहाँ से महेश्वर इकाई से भी महिलाओं को लेकर गए थे और वो सम्मेलन वहाँ हमने अटेंड किया। काफी अच्छा रहा कार्यक्रम वहाँ का भी। और भी जो इटारसी में भी कार्यक्रम हुए थे, वो भी महासभा का ही सम्मेलन था। वहाँ भी हम लोग यहाँ की महिलाएं गई थी। अच्छी पहल रही। इससे क्या होता है, महिलाओं को भी और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके एक दूसरे के आचार विचार, संस्कृति मालूम होती है कि किस प्रकार के कहाँ क्या इकाई में क्या चल रहा है। ऐसे सब एकजुट होते हैं तो ये सब कार्यक्रम से अवगत होते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अभी चुनावों की सरगर्मी हो गई है शुरू, कि महासभा अध्यक्ष श्री सुभाष महोदय जी का कार्यकाल खत्म होगा, अब आगे कौन अध्यक्ष, इसका फैसला होना है। तो वो कैसे हो, चुनाव के जरिए हो या सर्वसम्मति से हो, और आने वाला अध्यक्ष कैसा हो, इसके लिए आपके 2 शब्द। चुनाव के लिए तो मेरा मत ऐसा है कि यदि सब मिलकर प्रपोजल करके एक व्यक्ति को चुन लेते हैं बिना वोट के, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और यदि नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल सबके 10 विचार 10 प्रकार के रहते हैं, 10 अलग अलग उनके सोच रहती है। किसी को गुलाब के वृक्ष में फूल दिखाई देता है, किसी को कांटे लगते हैं, तो ये अलग अलग सोच रहती है। तो इसमें चुनाव होते हैं
और यदि चुनाव हो तो ऐसा व्यक्ति चुने जो वोटर इकाई के अध्यक्ष रहते हैं, वही वोटर रहते हैं। यदि वो ऐसा व्यक्ति चुने जो समाज को सक्रिय हो, समाज के प्रति सक्रिय रहे, सभी की भागीदारी करे, सभी की समस्याओं का समाधान करे, सभी की समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं को सॉल्व करे। सभी दृष्टि से व्यक्ति ऐसा हो जो आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो, मिलनसारिता हो, सहनशीलता हो, सभी बातों का उनमें समावेश हो, ऐसे व्यक्ति को चुना जाना चाहिए। जो पूरी, क्योंकि उनके साथ तो सभी इकाइयां, पूरी मध्य प्रदेश की इकाइयां रहती हैं साथ में, हाँ, ऑल इंडिया की इकाई रहती है उनके पास। तो उन सभी इकाइयों के अध्यक्षों से मिलकर वो सभी की समस्याओं को सुने और अच्छी तरह अपना कार्यकाल संभाले। मैं आदरणीय सर से जानना चाहूंगा कि सर, महासभा अध्यक्ष किस स्तर के आने वाले समय में कार्य करें जिससे समाज और उन्नतशील हो। मतलब अभी तक तो एक धरोहर हमें संजो के मिली ही है हम युवाओं को, आगे और इसे सशक्त किया जाए या उन्नतशील बनाया जाए, इसके ऊपर आपके कुछ विचार। पूर्व समय और इस वर्तमान समय में बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले के आर्थिक स्थिति व आज के आर्थिक स्थिति में भी बहुत अंतर आया है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान समय में जो अध्यक्ष महोदय यदि चुने जाते हैं तो उस व्यक्ति को आने वाली परिस्थिति को किस प्रकार से निभाया जाए, किस प्रकार आयोजन किया जाए कि आर्थिक स्थिति समाज की मजबूत बने, ऐसे विचारधारा जो व्यक्ति रखेगा उस व्यक्ति को यदि महासभा का अध्यक्ष बनाया जाता है तो वह समाज की उन्नति में सहयोग कर सकेंगे। आदरणीय मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस समय में आप महेश्वर समाज के अध्यक्ष रहीं या उससे पहले भी आप जुड़े रहे समाज से, काफी लंबा समय आपने दिया है, लेकिन उस समय ना तो कोई फेसबुक होता था, ना व्हाट्सएप होता था और ना ही कोई सोशल मीडिया का साधन रहता था कि लोगों से संपर्क कर लिया, आज मीटिंग कर ली तो आप आ जाइए, तो अपने विचारों का आदान प्रदान हो जाए और एक कार्यक्रम हो जाए। उस समय कुछ नहीं होता था, फिर भी महिलाओं को एकजुट करके आपने समाज में, महेश्वर समाज में एकता बनाए रखी, जो आज भी कायम है और उसका एक श्रेय आपको भी जाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या पहल हुई आपके कार्यकाल में कि लोग समाज से जुड़े, 150 घर आप कैसे संपर्क करते थे, कैसे उनको जोड़ते थे, महिलाएं क्या क्या कार्य करती थी, तो उस पर थोड़ा सा विचार आपके। पहले क्या व्हाट्सएप मोबाइल नहीं थे तो हम एक महिला को घर घर भेजकर बुलावा भेजते, बुलावा भेज के महिलाओं को एकत्रित करते थे। कुछ महिलाओं को इस प्रकार हमने कार्यकारिणी गठित की थी कि वो अपने अपने मोहल्ले में कह दे, बुलावा भेजने के बावजूद भी एक दूसरे को बोल देते थे ताकि वो सब इकट्ठे हो जाते थे। और हर एक कार्यक्रम, हरियाली अमावस्या से हरियाली तीज से लेकर सभी कार्यक्रम करते हैं। जो जो महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, हरियाली महोत्सव, उसके बाद है तो अपने हरियाली उत्सव, गणेश उत्सव, उसमें ही बच्चों को कार्यक्रम करते हैं जिससे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आगे उनको पुरस्कार भी देते हैं ताकि बच्चे प्रोत्साहित होकर और आगे कार्यक्रम भाग लें और अधिक से अधिक समाज एकत्रित हो, ये हमारी इच्छा रहती थी। उसके बाद संक्रांति, हल्दी कुंकू वगैरह, वो भी महिलाओं का एक विशेष कार्यक्रम होता है जिसमें समाज की सभी महिलाएं अधिक से अधिक एकत्रित होती हैं और हर कार्यक्रम को अच्छे से करती हैं। उसके बाद फाग उत्सव मनाया जाता है जिसमें भी सब बच्चों को एकत्रित करके राधा कृष्ण बना के फूलों की होली खेली जाती है और उसमें महिलाएं एकत्रित होती हैं। ऐसे हम समाज को एकत्रित करके कुछ नॉमिनल चंदा ले लेते थे। पहले तो 2 रुपया महीना लेते थे। अच्छा। और 2 रुपए से इकट्ठे करके हमने 28,000 धर्मशाला के उसमें महिलाओं ने चंदा करके दिया। उसके बाद 10,000 फिर दिया और अभी 51,000 फिर दिए। ओह, बहुत सराहनीय। बहुत नॉमिनल, मतलब नहीं के बराबर चंदा, तो क्या इसको कह सकते हैं। जी। आज के समय में बहुत कम है पर फिर भी नहीं, कुछ न कुछ, ताकि वो एकजुट होकर महिलाएं एकत्रित होती रहें और मिलती रहें। यह आप सभी वरिष्ठ जनों के प्रयासों का प्रतिफल ही है कि हमें आज एक धरोहर नार्मदी ब्राह्मण समाज की धर्मशाला महेश्वर में और संस्कारों का एक बुलिंदा आपने हमारे सुपुर्द करा है युवाओं के। आदरणीय सर, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप महेश्वर इकाई के पूर्व अध्यक्ष रहे और उसके बाद में कुछ समय बाद में धर्मशाला निर्माण के बारे में सोचा गया, तो आसान नहीं होगा, इतना बहुत काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा आपको।
तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये किस दौरान हुआ और किस सन के दौरान हुआ, और इसमें आपने क्या क्या जद्दोजहद करी जिससे अगर आने वाले समय में युवाओं के लिए कोई संदेश निकल के आए तो वो जरूर जानना चाहेंगे हम। महेश्वर समाज में अधिकतर समय तो बिना समाज में धर्मशाला के बीता, फिर भी अधिकांश लोगों का यह मत था कि एक धर्मशाला समाज की होना चाहिए। इस पर जब भी कोई मीटिंग होती थी तो इस पर विचार मंथन किया जाता था। उस विचार को लेते हुए समाज के सदस्यों ने यह तय किया कि धर्मशाला निर्माण करना। तो पहले तो धर्मशाला के लिए हमने नर्मदा किनारे एक स्थान चुना था, जो छोटा लगने से उसका विक्रय वापस हमने दे दिया, उसके रुपए इकट्ठे हुए। दूसरा फिर पैसे क्योंकि धर्मशाला को अधिक लगना थे, इसके लिए समाज के सदस्यों ने यह तय करा कि प्रत्येक शहर गांव इत्यादि से में जाकर के अपने समाज के व्यक्तियों से चंदा इकट्ठा किया जाए। तो हम लोगों ने इंदौर और आसपास के जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र से खरगोन इत्यादि सभी दूर से जा करके और चंदा इकट्ठा किया। इसमें हमारे उस समय जिस समय हमने चंदा इकट्ठा करा उस समय हमारे अध्यक्ष अजय भाई जोशी रहे हैं, जिन्होंने भी इसमें बहुत ज्यादा प्रयास करा, अपना समय दिया, हम लोगों ने भी समय दिया और जगह जगह जाकर के और ये चंदा इकट्ठा किया और उससे यह धर्मशाला का निर्माण हुआ है। हम ये चाहते हैं कि यह धर्मशाला का निर्माण जिस कठिनाई से हम लोगों ने किया, उस कठिनाई को वर्तमान जो युवा वर्ग आ रहा है वो भी समझे और इस बनी बनाई धरोहर को संवार के रखते हुए आगे अपना प्रोग्राम बनाते हुए और अपना इस धर्मशाला का को संभाल करके रखें। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। मैडम आगे बढ़ते हैं, मेरा अगला प्रश्न आपसे आएगा कि मैं जहां तक समझता हूं या देखते आ रहा हूं आजकल युवा में मैं आपसे बात करना चाहूंगा युवा लड़कियों के बारे में। कोई एक संदेश जो आप देना चाहें। मेरा ऐसा मानना है कि युवा लड़कियां समाज से कम जुड़ रही हैं और एक तो क्या कारण है उसका हम ये आपसे जरूर समझना चाहेंगे। दूसरा ये कि क्योंकि आपने नौकरी भी करी, समाज की बड़े पदों पर रहकर अध्यक्षता भी करी, खुद का घर भी संभाला, बच्चों को भी शिक्षित करा, संस्कारित करा, उसके बाद में भी समाज के लिए समय लगाला और समाज का नेतृत्व करा। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज की युवा महिलाएं ऐसा क्या करे कि समाज में आने के लिए वो अपने समय को दे सके समाज में आकर और वो समाज से जुड़े। उनके लिए कोई संदेश आपकी ओर से? उनके लिए मेरे हिसाब से ये संदेश है कि महिलाएं अधिक से अधिक अपना घर का कार्यक्रम, एक तो महिलाएं घर में व्यस्त रहती हैं, बालक की प्रथम पाठशाला माँ है, माँ को ही सारा देखना पड़ता है, घर परिवार समाज रिश्तेदारी सभी को निभाना पड़ता है। पर इतना सब करने के बाद भी मैं भी खुद करती थी, मैंने भी खुद किया, 40 वर्ष तक से शासन सेवा भी की। उसके बावजूद भी मैंने अपने परिवार बच्चों को घर को भी और समाज में भी सहयोग किया। जितना हो सके अधिक से अधिक समय मैंने समाज को भी दिया और वो इसीलिए मैं आने वाली महिलाओं से, आने वाली पीढ़ी से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि वे भी अधिक से अधिक ऐसा कार्य करें कि और मर्यादित होकर करें कि अपने महिला वर्ग को भी एक मर्यादित होकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि उन्हें आगे समाज में अपना एक आदर्श स्थापित करें। ऐसी मेरी एक वो है। और दूसरा महिलाओं से कहना है कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार संस्कार दें कि वे कहीं भी रहे, देश में रहे, परदेश में रहे, काहू वेश में रहे, पर वो अपने देश के बेटे कहलाएंगे, ऐसे समाज के बेटे कहलाएं, ऐसे अपने बच्चे नाम करें, ऐसी शिक्षा माता पिता उन्हें दें, क्योंकि अधिक समय माँ ही उनको ध्यान रख सकती है, माँ ही अधिक समय दे सकती है। माँ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज शिक्षक दिवस भी है और शिक्षिका का भी रोल अदा करना है। आपको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। क्योंकि माँ ही प्रथम पाठशाला है और माँ ही गुरु है। क्या बात है। माँ को ही बहुत समय देना पड़ता है। मैं इतने शासन सर्विस काल में भी रही, पर मेरा ये रहा कि मेरी आंखें बच्चों पर ही रही और उनका नतीजा ये रहा कि बच्चे टॉपर रहे, पूरे जिले में टॉपर रहे, यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे इंग्लिश मीडियम से।
जी। तो ऐसा मेरा सबसे कहना है कि इन बातों पर सभी महिलाएं ध्यान दें और आने वाली पीढ़ी को इस प्रकार संस्कारित करें कि वे अपनी परंपराओं को भी समझें, अपने घर के रीति रिवाजों को भी समझें और लड़कियों को इस प्रकार से शिक्षा दें कि वो भी आगे आए और हर एक समाज के हर एक कार्यक्रम में भाग लें, ताकि उन्हें एक दूसरे के विचार जानने को मिले, संस्कार सीखने को मिले, परंपराएं क्या होती है, अपने घर के रीति रिवाज क्या है, वो सब सीखें। और ये मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो इस प्रकार की लड़कियों से भी ये कहना है कि भाई युवा वर्ग भी आगे आए और हर कार्यक्रम में भाग ले, इससे उनकी और उत्साहित हो और उनकी और अपने आप में जिज्ञासा जो है। आदरणीय सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आप वकालत से भी जुड़े हैं या कोर्ट कचहरी के मामले तो आप हमसे काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आपने पूरा समय दिया है उन्हें। सर, आजकल युवक युवतियां शादी के बंधन में बंधते के साथ में कुछ समय में संबंध विच्छेद हो जाना या सगाई करके उसे तोड़ देना या कई समय तक शादी या संबंध तय होने में बहुत समय लगना, इस विषय पे मैं आपकी कुछ सोच जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सहनशीलता खत्म हो रही है या हम समझना नहीं चाहते, क्या हो रहा है? इस परिप्रेक्ष्य में आपका कुछ विचार मिले हमें। इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मेरा ऐसा कहना है कि इस समाज के द्वारा पहले जो विवाह संबंध कायम किए जाते थे, उस समय समाज के वरिष्ठ लोग अपने पुत्री और अपने पुत्र का संबंध कायम करते थे और भली भांति परिवार को देख करके करते थे और परिवार और उनके रिश्तेदारों को देख करके करते थे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की विवाह विच्छेद इत्यादि की समस्या उत्पन्न न हो। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या चल रहा है कि ये लड़के लड़की अपने इच्छा के अनुसार अपनी स्व इच्छा से विवाह संबंध कायम कर लेते हैं, जिस पर परिवार का, समाज का किसी भी प्रकार का बंधन रहता नहीं है और ऐसी दशा में इस प्रकार से जो किए गए संबंध हैं वो तुरंत टूट जाते हैं। तो मेरा समाज से के भाइयों से ये कहना है कि अभी पुरानी परंपरा को वापस कायम किया जावे और मर्यादित ढंग से संबंध कायम किए जाए, ताकि ये भविष्य में भी आगे कई समय तक कायम कर रह सके। तो सर, अब जैसे समय सीमा का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हम अपना नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल लेके फिर आपके द्वार आएंगे। आपसे अभी और भी बहुत सारी बातें करना है और जानना है कि इतने लंबे कार्यकाल के दौरान आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या और बातें रही, वो जानने के लिए हम पुनः आपके पास आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदे हर। आपने हम लोगों के विचार जानने के लिए जो यह समय लिया, इसके लिए हम आप सबका बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। नर्मदे हर जी। नर्मदे।